तो क्या अभी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलिए बताइए, कोई डाउट किसी भी तरीके की शंका? बोलिए बोलिए, डाउट डीपीपी सॉल्व हुई? प्रेजेंट कर दूं, एक Yes, sir. क्वेश्चन था। कर दे, तू पहले कर दिया क्या? 5 मिनट का करके तो कैसे बहुत देर बाद आती है तेरी तो। सर ये वाला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अबे कैसे तो तू भेज रहा है यार, इतना और छोटा स्क्रीन दिखा यार। सर फुल तो है। कोई फुल नहीं है, मुझे नहीं फुल समझ आ रहा एक्सेप में लेके है। वो कर ले, फिर आ जाएगा फुल। जूम कर ले। अबे वो डीपीपी के क्वेश्चन की बात कर पहले तो। केरला सीएससी का लेके बैठा हुआ है। डीपीपी हो गई तेरे दोनों? यस सर। हो गई, कोई डाउट नहीं उसमें? नो सर। चलो बाकी लोग, एनी डाउट इन द डीपीपी? तेरे को हिंदी समझ में आती है गोविंद की नहीं आती है बता? आती है। क्या बोला हुआ मैंने? कहा कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हुआ करे तो मुझे पर्सनल पे भेज दिया कर। सर आप उसमें बस लिख के बता देते, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देते नहीं तो क्या समझ में आएगा, इसलिए तूने मैं तूने आज तक एक्सप्लेनेशन। पूछा कहाँ? एक सेकंड, तूने पूछा कहाँ आज तक? तूने पूछा? सर मैं क्यों आपसे गोविंद? एक्सप्लेनेशन। यस सर। आज तक तूने पूछा? क्या लिख दिया करूँ सर, तो आप बता देते मुझे मैंने क्या बोला? एक्सप्लेनेशन। आज तक तूने वहां पे मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाउट पूछा? सर कितने कल तो पूछा ही था। कल पूछा था? कौन सा क्वेश्चन पूछा था? यही वाला जो आज प्रेजेंट किया था। तूने? यस सर। हाँ? मेरे को तेरे मैं, को कभी कोई नहीं बोला यार। अरे सर आप अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप खोल कर तो देखिए। चलो कोई बात नहीं, फोकट क्वेश्चन में देखता भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या केरला वेरला, मैं केरला जानते ही हूँ केरला क्या होता है, ठीक है? पता नहीं कहाँ आगे क्वेश्चन लेके बैठा रहता है, केरला वेरला क्वेश्चन की वैलिडिटी नहीं होती है। हाँ जी, डीपीपी में किसी को कोई डाउट? Yes, sir. बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। और पता नहीं कैसे शेयर कर रहा, दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था। कैसे तो शेयर करता है, तो शेयर करना सीख ले अच्छे से। देख ले गोविंद, ऐसे दिखती है फुल स्क्रीन। ये भी हॉरिजॉन्टल लेके बैठी हुई है। हाँ क्या हुआ सब बोलो। ये भी तो दिख नहीं रहा है, अरे इसको जूम करना थोड़ा सा। क्वेश्चन जूम नहीं होगा क्या? थोड़ा जूम कर, प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है। हाँ ऐसे, अरे बस बस क्वेश्चन तो दिखा दे। हाँ अरे सही कह रहा, जूम पहले सही कहते हैं, बस स्क्रॉल करके इस क्वेश्चन पे आ जा। हाँ भाई साहब, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, ग्राफ बनाना है। देखो भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले में कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के वन। फिर बीच में कितना हो जाएगा? ई नॉट। फिर कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के टू। इसी का तो ग्राफ बनाना है बस, कहने का।
यस सर। पहले वाले पोर्शन में कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे ई नॉट बाई K1, बना दो ग्राफ, यस सर। जब तक की थिकनेस है तब तक कांस्टेंट रहेगा, फिर जैसे ही आप बीच वाले एरिया में आओगे तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, फिर बढ़ यस के क्या सर। हो जाएगा, फिर जैसे ही तीसरे वाले पोर्शन में एंटर करोगे फिर ई नॉट बाई K2 हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे स्क्वायर टाइप का बनेगा। अब वो मतलब देख लो K1 और K2 की वैल्यू के हिसाब से बता देना कि कौन सा वाला ऊपर होगा कौन सा वाला नीचे होगा, बता पाओगे? यस सर ठीक है। चलो दिखाना सर आंसर, दिखाना ऑप्शंस, ऑप्शन दिखाना, और जाओ नीचे, और नीचे ये चार ऑप्शन ये है ना। अबे इसमें ऑप्शन में यार ज्यादा कांस्टेंट है, वहां पे तो 3 ही है, नीचे है ना, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, वहां तो कितने रीजन है। अच्छा बीच, ठीक ठीक ठीक, पहले एयर है फिर स्लैब है, ठीक 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 ठीक, पहले एयर फिर स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, फिर एयर फिर बढ़ जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी। आई थिंक पहला दूसरे में से कोई मैच कर रहा यस सर फर्स्ट है। है ना, पहला ही मैच कर रहा है, हाँ यस पहला सर। मैच कर रहा है, दूसरा नहीं पहला। चलो और बोलो। और सर एक और था सर, इसका आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा था। बाकी लोगों से पूछो, सॉल्यूशन भेज देना, इसका नहीं मैच कर रहा, मेरे को सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर डाउट्स, एनीवन एल्स? सर एक और क्यों था। डाउट नहीं है, बोलो बोलो बोलो। गोविंद तूने रजिस्टर वाला पूछा था कि एलॉय वाला क्वेश्चन वो पूछ रहा था क्या तू? सर वो वाले में तो वैसे तो 0 होता है ना उसका। नहीं जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो होता है बेटा, जीरो नहीं होता। मेरी स्क्रीन सर मुझे दिखाई क्या? हाँ अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, ध्यान से डाला था मैंने। गोविंद तेरे से बन गया वाला क्वेश्चन? सर मैंने क्या कहते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ नहीं आया नोटबुक से। तो छोड़ आप दिया, और मैंने पूछा डीबीपी बन गया तो बोला हाँ हो गई डीबीपी। उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो बिल्कुल समझने तो नहीं आ रहा कैसे है क्या समझेगा फिर, किया है। कैसे समझेगा फिर? मैंने कहा आप दोबारा समझाओगे, नहीं आप चिल्लाओगे मेरे पे। वेरी गुड, सही समझा तूने, क्लास में पूछना चाहिए था अगर दोबारा समझना जब चल रहा था ये कंसेप्ट। अरे यार स्क्रीन में मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ यार। जिस दिन समझा रहा था उस दिन क्यों नहीं पूछा तूने? सर उस दिन मैं समझने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से पूरी। वेरी गुड, और 2-3 साल कर ले उसके बाद पूछना, अरे भैया बता यार क्या क्या कैसे कैसे बताना प्लीज। कितनी पेज सुनिए मैंने कहा, स्क्रीन शेयर करो कितनी पेज है? 1 2 3 4 5 6, पहली और फोर्थ कनेक्टेड है ना, पहली और फोर्थ कनेक्टेड है, ऐसी कुछ है। एंड सेकंड को बी बोला हुआ है शायद से, उसको ए बोला हुआ है, और इसके बाद एक और है, ऐसे ही कुछ है, इसको और इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है? आपको क्या बोला गया है कि सर ए और बी के बीच में देखो, चलो इधर देखो, मैंने कहा ऐसे करते हैं कि अंदर वाली साइड को प्लेट 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नंबरिंग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? अब जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस चाहिए होता है उन दो पॉइंट्स को आप अलग बना लेते हो। मैंने कहा सर ए और बी के बीच में चाहिए मुझे, तो ए और बी को अलग बना लो, ए इसको बोल दिया और बी इसको बोल दिया। अब ए बेसिकली कौन सा नंबर है, 2,3, सॉरी ए इज 8,9,
A is nothing but 8,9 and B is nothing but 2,3. यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई डाउट? नो सर। चलो मैंने कहा बाकी पॉइंट्स लिख लो। 1 बीच में कहीं लिख दिया, 1 होगा यहाँ पे, 2 और 3 हो चुका है, यहाँ कहीं 4 5 होगा। देखो 4 5 और 10 सेम पॉइंट्स हैं, ऐसे आप बोलोगे 1 और 6 7 सेम पॉइंट्स हैं, क्योंकि 1 और 6 7 कनेक्टेड है ना, मतलब सेम पॉइंट हो गए, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आप बोलोगे कि सर एक सेकेंड लगा रही है स्क्रीन। चलो अभी क्लियर है? स्क्रीन नहीं आ रही सर। क्या हो गया बेटा? स्क्रीन नहीं आ रही सर। क्लियर है यस सर, आ गई। दिख गई। अरे लेट लतीफ हो। चलो मैंने कहा देखो 1 6 7 एक ही पॉइंट है, मैं 1 6 7 को एक ही मार्क लेता हूँ, बिकॉज 1 एंड 6 7 आर कनेक्टेड टू ईच अदर। 4 5 और 10 आपस में कनेक्टेड है, तो मैंने एक और पॉइंट बना लिया, तो 4 5 10। अब देखो सारे पॉइंट्स हो गए कि नहीं हो गए? 1 हो गया, अरे 1 6 7 दो बार कर दिया मैं, दो बार नहीं करना, एक ही बार करना है, तो ये हो जाएगा 4 5 और 10। सारे पॉइंट चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे पॉइंट्स हो गए। हमेशा जिनके बीच में आपको चाहिए होता है उनको अलग लिख लेते हो, सबसे पहले बाहर की साइड लिख लो, जैसे ए और बी को मैंने बाहर की साइड लिख लिया। अब देखो पहला कैपिटल किसके बीच में बनना है? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में देखो ये 1 है और ये 2 है, पहला कैपिटल बन गया। दूसरा कैपिटल किसके बीच में बनना है? आप बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में बना दिया, कोई दिक्कत? तीसरा कैपिटल बनना है 5 और 6 के बीच में, ये 5 है ये 6 है, मतलब यहाँ बना दिया। अगला कैपिटल बनना है 7 और 8 के बीच में, 7 कहाँ है? यहाँ है, 8 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल किसके बीच में? 9 और 10 के बीच में, 9 कहाँ है और 10 कहाँ है? ये तो बेसिकली इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। देखो कितने कैपिटल है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो यहाँ तक किसी को दिखता हो तो पूछ लो। सर ये आपने 8 और 9 वाले को 4 5 वाले से कैसे कनेक्ट कर रखा है? क्या 8 और 9 को? जो 4 5 वाला, मतलब ये समझ नहीं आया कनेक्शन, एक बार दोबारा बता दीजिए। ये देखो देखो लास्ट वाला देखो, 8 और 9 सेम पॉइंट पर है ना? यस सर। तो आपने बोला कि देखो एक ही करके बनाया ना, लास्ट वाला कैपिटल किसके बीच में? 9 और 10 के बीच में है ना? यस सर। लास्ट वाला मैंने 9 और 10 के बीच में लगाया है। ओके सर, ओके। चेक कर लो एक से, 1 और 2 के बीच में पहला, 1 और 2 के बीच में, दूसरा 3 और 4 के बीच में, 3 कहाँ गया? ये, और 4 रहा ये, फिर 5 और 6 के बीच में, ये रहा 5 ये रहा 6, ये बना दिया। और तो कैपिटल का नंबर कर देता हूँ, ये C1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, चलो C1 बोल दिया। दूसरा है 3 और 4 के बीच में, ये C2 हो गया, फिर है 5 और 6 के बीच में, ये C3 हो गया, फिर है 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में ये C4 हो गया, ये C5 हो गया, ये 5 लगे हुए हैं। यहाँ तक कोई डाउट? बोलते जाओ कोई डाउट हो तो।
सर ये एक प्लेट पे क्या सेपरेशन हो गया है चार्ज का? क्या हो गया? ये प्लेट्स पर चार्ज का सेपरेशन हो गया है क्या? ये इसमें चार्ज का सेपरेशन हो गया मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि सर ओके सर, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। पक्का क्लियर है? ऐसी बस कोई बात नहीं बोल दिया। ओके सर। फिर मुझे तेरी बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा था। चलिए किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कोई डाउट है क्या? अरे हाँ बोलो या ना बोले, कुछ तो बोलो। नहीं सर। भाई साहब No, sir. ये बिग स्ट्रॉन्ग बन गया है। अगर आप इसको देखो ये बिग स्ट्रॉन्ग बन गया है। सारे कैपेसिटर इक्वल हैं, सबकी वैल्यू सी के बराबर मान लो। जरा देखो ये वाला फिफ्थ आर्म हो गई जो कि बीच में हटने वाली है। ये दोनों ऐसे, ये बेसिकली ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये ए पॉइंट है, सी 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 सी। चलो एक काम करो, नंबर अभी रख के लेते हैं। सी कौन कौन से थे? ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, ये C5 था। बाकी आपको पता रहे कौन कौन से हैं। देखो A से कनेक्टेड C4 और C5 है, ये C4 है और ये C5 है। ठीक है। B से कनेक्टेड C2 और C1 है, ऊपर की तरफ C2 है, नीचे की तरफ C1 है, और ये जो बीच में लगा है वो C3 है। कंपेयर करके देख लो क्या सही बनेगी। अगर मैं इसको x और y मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो देखो a और x के बीच में एक ये x हो गया, ये y हो गया। a और x के बीच में ये कैपेसिटर लगा है C5, a और x के बीच में कैपेसिटर लगा दिया C5। a और y के बीच में कैपेसिटर लगा है C4, a और y के बीच में लगा है C4। b और x के बीच में लगा है C2, b और x के बीच में लगा है C2। b और y के बीच में लगा है C1, b और y के बीच में लगा है C1, और x और y के बीच में लगा है C3, x और y के बीच में लगा है C3। चलिए बिग स्ट्रॉन्ग बन गया कि नहीं बन गया? और क्योंकि आपको पता है ये सारे कैपेसिटर कैसे हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब इनका रेशियो जो बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन होगी वो भी सेटिस्फाई होगी, तो ये वाला आप हटा दो। ठीक है, तो बेसिकली अब इक्विवेलेंट सी चाहिए तो आप बोलोगे ये सी और सी सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा C/2, ये सी और सी सीरीज में तो कितना हो जाएगा C/2, और फिर पैरेलल में तो C/2 पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा C। तो जो A और B के बीच में इक्विवेलेंट आएगा दैट इज इक्वल टू C एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। कोई भी स्टेप में अगर डाउट हो आराम से टाइम लो, 2 मिनट आराम से देख लो और पूछ लो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो अभी इस क्वेश्चन को बड़े आराम से इत्मीनान से हर एक स्टेप चेक कर लो, देख लो कैसे बना है और पूछ लो। एनीवन? सर एक डाउट और है। बोलो बोलो, मतलब ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें? चलो क्या पता मुझे बेटा? अरे कौन है श्याम शर्मा? म्यूट ही कर दिया उसने। ये श्याम शर्मा के नाम से कौन है बच्चा? हाँ भाई, गरिमा डाउट बोलो जल्दी से। अरे मैं पूछा श्याम शर्मा के नाम से कौन है, बोलता है सॉरी सर। अरे श्याम शर्मा के नाम से सॉरी सर नाम का बच्चा है क्या? सर एक काम कर दीजिए, भाग जाए ऐसे। सर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दीजिए, सो ही समझ जाऊंगा।
काय का बचा यहाँ से, मेरे को नहीं आता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को आता ही नहीं भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं क्यों बताऊं? मुझे चार्ज के बारे में तो तब पता होगा जब मेरे को बैटरी लगाई होगी, अभी तो बैटरी नहीं लगाई तो सीक्वेंट बोला है। सर उससे और क्लियर हो जाएगा। अरे तो बैटरी नहीं लगाई चार्ज कैसे बता दूं मैं? बोल कैसे बता दूं? जब तक मैं बैटरी नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चार्जेस कैसे बता सकता हूँ? कुछ सोचना, चार्ज डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस and there is no potential difference, we are just talking about the C equivalent. अब उसमें एज्यूम करना पड़ेगा, एक को टोटल चार्ज क्यों मानोगे, फिर उस हिसाब से आप एज्यूम करोगे, करते रहो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलोगे सर यहाँ से क्यू चार्ज आया तो सर Q/2 इस पे चला जाएगा, Q/2 इस पे चला जाएगा। अब यहाँ पे प्लस Q/2 है तो यहाँ से माइनस Q/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस Q/2 हो जाएगा। जब यहाँ से चला गया तो इस पे प्लस Q/2 हो जाएगा और इस पे माइनस Q/2 हो जाएगा, इस पे प्लस Q/2 हो जाएगा, इस पे माइनस Q/2 हो जाएगा और दोनों एरो के इधर की तरफ Q आ जाएंगे। अब जो भी प्लेट कनेक्टेड है उस पे लगा लो आप भाई साहब। ये C5 था तो आप क्या बोलोगे, इस पे Q/2 आएगा, यहाँ पे माइनस Q/2 आएगा यहाँ पे। कौन सी प्लेट है C5 की? आप बोलोगे 9 और 10 की। 9 पे देखो यहाँ पे आएगा आपका प्लस Q/2 और यहाँ जाएगा माइनस Q/2। ये देख लो C4 कौन सा था? ये वाला जो A से कनेक्टेड है वो प्लस Q/2 और माइनस Q/2। C4 मतलब ये A से कनेक्टेड 8 वाले पे होगा प्लस Q/2 और यहाँ होगा माइनस Q/2। ठीक है, मैंने कहा इसकी बात कर लो। ये B से X के बीच में कौन सा लगा है? C2 मतलब ये वाला। C2 में जो X से कनेक्टेड है उस पर Q/2 है, यानी 4 5 ये वाला 4 वाली प्लेट से जो कनेक्टेड है वहां पे कितना है? प्लस Q/2 है यहाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस Q/2 हो जाएगा। आप लोग ये वाली बात कर लो, C1 B और Y के बीच में कनेक्टेड है, C1 मतलब 1 और 2 के बीच में। अब जो B से प्लेट कनेक्टेड है वो माइनस Q/2 वाली है, तो यहाँ पे देखो माइनस Q/2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस Q/2 हो गया। अब जरा देख लो, ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड हैं, टोटल चार्ज कितना है? 0 होना भी चाहिए था, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो बैटरी से कनेक्टेड है ही नहीं, इस पे तो चार्ज आ ही नहीं सकता। तो ये दोनों टोटल चार्ज निकाल लो, प्लेट का कितना आ रहा है? 0। ऐसे ये वाली प्लेट आइसोलेटेड है, देखो इन दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट किया गया, तो टोटल चार्ज ऑन दीस टू प्लेट मस्ट बी 0। सर अभी भी देखो 0 है। इस पे देखो प्लस Q आया है, इस पे माइनस Q आया है, इस प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस Q है, इस प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस Q, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट होंगी A और B। अब बोल गोविंद। ओके सर, समझ गया। समझ रहे हो? तू अभी भी नहीं है? सर समझ गया पक्का। हाँ गरिमा, तुम्हारा डाउट क्या था? बोल बोल बोल। सर स्क्रीनशॉट लेने दो। दे रहा बोल दे। गरिमा डाउट बोलेगी? सर डाउट ये है कि इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी डिक्रीज के टाइम। नहीं, D फॉर दिल्ली और B फॉर बॉय। सर डी फॉर दिल्ली। हाँ D, मैं भी D बोल रहा था। तुमने बोला डिक्रीज के टाइम? यस सर। क्या बताओ कौन सा वाला केस है ये? बैटरी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है? सो कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड होने तो आप बोलो B कैसा होता है? बाय D कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। और एनर्जी डेंसिटी पूछा है तो दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ऐसे ही तो होता है। क्लियर?
अब आपको पता है सर एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट आ जाने वाला है। ओके सर ठीक है। चलिए, एनी अदर डाउट्स? और कोई डाउट डीपीपी में? देख चले का समझ स्टार्टेड प्रेजेंटिंग। क्या बताऊं बेटा इसमें? सर इसमें मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन भेज देना। तो आंसर मैच करते हैं आज तक। सर मेरा भी नहीं कर रहा। हाँ जी, कोई और डाउट या फिर आगे बढ़े? सर वो चैनिका वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम भी सॉल्यूशन भेज देना। बाकी और किसी ने वो क्वेश्चन किया है? Anybody else have solved that question? यस सर। यस सर। यस Answer? सर। मैच कर रहा है? यस सर। यस इसका मतलब ये सर। नहीं कैलकुलेटर क्या हुआ? अरे अदिति वही है क्या, वो पतली सी दुबली सी एकदम, ये वही रहती है क्या कि दो एक दूसरी है? आवाज भी नहीं आई है तो सर यमुना विहार बैच। यमुना विहार से हो गया तो फिर तो मैं नहीं जानता हूँ। चलो एक चीज श्योर होगी, पतली दुबली नहीं है तो, है ना? चलो है। एनी अदर डाउट्स? आरती तुम्हारा मैच कर गया ना आंसर? यस सर। जैनिका एंड अदीपा थोड़ा सा चेक करो, आपके क्वेश्चन में गलती होगी तो क्रॉस चेक करना, नहीं गलती समझ में आए तो अपने सॉल्यूशन मेरे को भेज देना। चलिए, एनी अदर डाउट इन द डीपीपी? सर एक और है। अरे तो इतना टाइम तो लगाते हो यार, मैंने कम से कम 10 बार पूछ लिया तब एक एक करके लाते हो यार। ज्यादातर मारते जाएगा अपने डाउट। सर इसका 1 होना चाहिए ना? ये क्या है, कहाँ से आए? ये क्वेश्चन डीबीपी में है? चलो खैर, तो गलती से किसी दूसरा क्वेश्चन हमने डाल दिया होगा, ठीक है? सर वैसे इसका 1 ही होगा ना? ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, उसमें काफी कुछ चीजें हैं, एक्स इज रियल नंबर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos ऑफ sin x। कितने बार cos है? सर इसका आंसर तो cos 1 होगा ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos ऑफ
sin x की वैल्यू cos of cos पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा ना सर इसको तो। इसका आंसर सही है, बी होगा। क्या बी 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 सर 1 ही तो होगा, मतलब ए होना चाहिए ना। मतलब 1 नहीं होगा, बी होगा बोल रहा हूँ, बी बी वाला ऑप्शन, cos of 1। सर वो उसकी पूरी की वैल्यू बोल रहा है ना, तो कॉस के फंक्शन की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। मैक्सिमम 1 हो सकती है, बट क्या वो मैक्सिमम तक पहुंच पा रही है वैल्यू, वो भी तो देखना है। cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब π/2। π/2 वैल्यू होती है 1.57। अंदर भी देखो, अंदर भी तो cos है, cos का कोई फंक्शन 1.57 वैल्यू दे सकता है जिंदगी में। नो सर। आपने बोला सर cos ऑफ सम फंक्शन है, मान लो आपने बोला अगर यहाँ cos की वैल्यू 1 हो सकती है तब, जब ये वैल्यू आपकी π/2 आ जाए तब। π/2 मतलब 3.14/2, दैट इज समथिंग 1.57, राइट? क्या cos की वैल्यू 1.57 हो सकती है कभी जिंदगी में? नो सर। तो फिर ये वैल्यू अगर 1.57 नहीं हो सकती तो फिर ये वैल्यू कैसे cos 1 हो जाएगी? मैथ से क्वेश्चन गलती से वो क्वेश्चन नंबर में कहीं मिस्टेक हो गया है ना? क्वेश्चन कुछ और पुट करना होगा, क्वेश्चन का एक नंबर होता है तो एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो गया, इसकी वजह से वो चेंज हो गया, ठीक है? बाय मिस्टेक वो गलत क्वेश्चन आ गया, छोड़ो उसको, उसके लिए परेशान मत हो। चलिए सर एक ये बता दो, क्या मेरी शक्ल दिख रही है मुझे? Energy stored in capacitor and dissipated during charging a capacitor via a ratio 1:1। सर पर इसमें तो आपने बोला था ना कि इसको मतलब ऐसा नहीं सोचना है हर बार कि यही होगा, तो मैंने ये बोला था कि जब भी आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो हमेशा आधी एनर्जी डिसिपेट करेगा, आधी एनर्जी यूज करेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। बट अगर आप चार्जिंग की बात करोगे कि बैटरी इनिशियली चार्ज कर रहा है, बस केवल एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, चार्जिंग प्रोसेस में तो वही हो रहा है ना। डिस्चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप बोलते हो आधी एनर्जी स्टोर हो रही है, आधी वेस्ट हो रही है। एक डिस्चार्ज कैपेसिटर को सिंपली अगर आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप बोलोगे आधी एनर्जी स्टोर होगी और आधी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। हाँ, बट हमेशा आप बोलोगे कि आधी एनर्जी कैपेसिटर, कोई चार्ज कैपेसिटर को आपने दूसरी बैटरी से कनेक्ट किया, अब जो एनर्जी रेशियो है वो आधा आधा नहीं होगा। बट देखो उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, एनर्जी डिसिपेटेड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। मतलब आप बोल रहे हो कि सर इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है और उसको आपने बैटरी से चार्ज किया है। तो सर अगर इनिशियली डिस्चार्ज है तो तब भी तो 1:2 होगी। 1:1 होती है बेटा, आधी एनर्जी वेस्ट होती है और आधी स्टोर होती है। 1:2 उसका होता है जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका डबल एनर्जी का काम करता है बैटरी। बैटरी का फंक्शन डबल होता है, उसमें से आधा तो स्टोर हो गया और आधा डिसिपेट हो गया। कहने का यस सर। क्लियर हुआ? जो तुम 1:2 बोल रहे हो, फिर से जाके घर पे जाके चेक कर, मतलब घर पे जाके मतलब क्रॉस चेक करना, वो 1:2 है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी, दैट इज 1:2। क्योंकि बैटरी का जो काम है वो डबल होता है, आधा तो एनर्जी स्टोर करने में लगा देती है और आधा वेस्ट हो जाती है। इसमें कौन सा रेशो पूछा है, वेस्ट वाला और स्टोर वाला, वो तो आधा आधा है ना, 1:1 है ना। नोट्स क्रॉस चेक करना, तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। चलो, एनी अदर डाउट्स? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। चलो भाई,
बात करेंगे एक नए चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बेसिकली मूविंग चार्जेस एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स, या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, पहली चीज तो अगर चार्ज रेस्ट पर है, if the charge is at rest it can produce electric field, if the charge is moving, तो कि सेकंड चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर में हो रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एंड मूविंग कौन सी स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। याद है I इक्वल टू NE VD, V को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रखा था हमने। if the लिख लो इसको 3 पॉइंट्स आप बेसिकली, if the charge is at rest it can produce only electric field। 3 पॉइंट्स है बेसिकली, लिख लो if the charge is at rest it can produce only electric field, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। करेक्ट, if the charge is moving with constant velocity, if the charge is moving with constant velocity, it produces electric and magnetic field both। if the charge is moving with constant velocity it can produce electric field as well as magnetic field। third point, if the charge is moving with acceleration, अभी तक constant velocity से move कराया था, if the charge is moving with constant acceleration, or you can say that accelerated charge can produce electric field as well as magnetic field and radiates energy। समझ में आया? अगर रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, बट एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और एनर्जी भी रेडिएट करेगा साथ में। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं चार्ज के लिए। पहले 2 चैप्टर, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, सेकंड में हमने चार्ज मूविंग की बात की थी, उसी चार्ज मूविंग का एक एक्सटेंडेड है जिसको हम बोलते हैं, अब वो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक और फील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पहली चीज ये दिमाग में रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए एक बार में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं दूसरे कंसेप्ट को, इसीलिए हमने उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था अभी तक। मतलब चार्जेस को रेस्ट पे रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0 हो जाता है। स्क्रीन नहीं आ रही सर। भी हो, तेरी स्क्रीन तो सबसे पहले उड़ती है और सबसे बाद में आती है ना। आ गई सर अब स्क्रीन।
चलिए नाउ इज क्लियर। सर वो मुश्किल से 4 सेकंड के लिए भी गायब नहीं हुई थी स्क्रीन, उसके बाद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर है ना। चलो तो क्या बोला था मैं? सर चार्ज रेस्ट पे रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। बहुत पीछे है। चलो खैर, तो कहने का मतलब क्या है कि सर हम बात करने वाले मूविंग चार्जेस की। ठीक है, हुआ क्या कि सर एक अंकल भी थे, ठीक है, वो ऐसे ही खेल रहे थे अपनी लैब में, ऑर्स्टेड अंकल जिसको हम बोलते हैं। तो हुआ क्या कि वो गैल्वेनोमीटर जानते हो? गैल्वेनोमीटर, सॉरी नॉट गैल्वेनोमीटर, कंपास। यस सर। कंपास नाम का एक डिवाइस होता है जो कि दिशाओं बताने में काम करता है। वो दिशाएं कैसे बताता है? उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेट, एक मैग्नेट जैसी नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ मूव करके रखती है अपने आप को। तो हुआ ये कि एक बार क्या हुआ कि ऑर्स्टेड बाबा जी क्या थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो अपने सर्किट में जैसे ही वो करंट कनेक्ट कर रहे थे, तो जब वो अपने काम में बिजी थे तो बगल में एक कंपास रखा हुआ था एक सर्किट के बगल से। उन्होंने जैसे ही सर्किट को कनेक्ट किया, उन्होंने देखा कि यार ये बगल में जो कंपास की नीडल होती है वो घूमी, कंपास की नीडल घूमी, तो एकदम से उनका ध्यान भटका, तो उन्होंने स्विच ऑफ किया सर्किट को। पहले स्विच ऑफ करेंगे, करंट वरेंट लगने के चांस रहते हैं। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि कंपास की नीडल तो रेस्ट पे है। उन्हें लगा कि हो सकता है मैं काम में इतना बिजी हो गया था तो मेरे दिमाग में कहीं भ्रम आ गया होगा कि वो नीडल घूमी होगी। And he ignored that fact and he started doing his work again. And when he started doing his work, जैसे कि उन्होंने सर्किट को कंप्लीट किया, he found that कि जैसे ही मैंने सर्किट कंप्लीट किया, फिर से यहाँ पे ये निडल घूमी। अब जब वो निडल घूमी बार बार, तो फिर उन्होंने सर्किट को बंद किया, फिर देखा तो निडल घूमना बंद कर दी। तो उनके दिमाग में एक शंका आ गई, यार इस रूम में कहीं कुछ जादू टोना भूत प्रेत का कुछ साया है। जैसे ही मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, देखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, कंपास की नीडल अपने आप घूमने लगती है। सोचो रात के अंधेरे में अगर आप ऐसा काम कर रहे हो और अपने काम में बिजी हो और सडनली आपको घड़ी की नीडल ऐसे घूमते हैं, घड़ी की कोई नीडल ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आप लोग सब नीडल तो घूमती है, मतलब ऐसे घूमना स्टार्ट हो, ठीक है। तो अगर इंडिया होता तो पक्के से भूत प्रेत हो जाता, या तो वो काम धाम बंद कर देते, या फिर वहां पे कोई जादू टोना, उन्होंने बार बार सर्किट को कंप्लीट करके देखा कि जैसे ही वो सर्किट को कनेक्ट करते थे वैसे ही वो सुई घूमना स्टार्ट कर देती थी, और जैसे ही सर्किट को छोड़ते थे वैसे ही वो सुई घूमना बंद हो जाती थी। तो अगर अपने इंडिया में होता तो भैया बाबा जी का चमत्कार होता, भगवान जी का अवतार होता, और वहां पे भाई साहब मंदिर बन जाता, और फटाक से अपन है ना एक बोर्ड लगा देते, और वहां पे दान दक्षिणा इकट्ठी हो जाती और बड़ा पैसे वाले हो जाते, ठीक है। पर बेवकूफ लोग हैं, ठीक है। इंडिया के बाहर वाले लोग बहुत बेवकूफ, उनको दिमाग नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी को यूज करना नहीं आता। सो थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल आजकल मेरे यहाँ पे मैंने बोर्ड बाहर लगवा दिया, ठीक है। मेरे यहाँ पे जैसे ही सावन स्टार्ट हुए तो मेरे यहाँ पे अमरनाथ बाबा जी अवतरित हुए हैं, ठीक है। तो किसी को अगर उसको डायरेक्ट दर्शन करने हो, लाइव दर्शन करने हो, तो आप बता देना, मैं व्हाट्सएप पे यहाँ पे एक फोटो भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग दान दक्षिणा पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दान दक्षिणा, फिर वो जो भी आपके दर्शन है बाबा अमरनाथ के डायरेक्ट। 0 इंडिया ने दिया था, तभी तेरे मार्क्स 0 आते हैं बेटा, है ना। तू इंडिया वाला बना है, प्योर इंडियन। मैं तो इंडियन चीजें यूज करूंगा, 0 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आऊंगा। खैर, तो वही हुआ, लेकिन भाई उन्होंने बोला, दिमाग लगाया तो उन्होंने बोला कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब जैसे ये सर्किट में ऐसा क्या है जो कि ये नीडल को घुमाने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। ये पीढ़ी क्या है, पड़ोस की दादी। चलो खैर, अरे सीवी रमन इंडियन नहीं थे यार, कहीं और की उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी थी, ठीक है। इंडियन में उस इंडियन को बोलता हूँ, ठीक है, मैं अक्षय कुमार को इंडियन नहीं बोलता भाई साहब, कैनेडियन है वो, ठीक है। तो सीवी रमन के पास भी सिटीजनशिप कहीं और की थी, इंडिया की नहीं थी। राज का नाम इंडियन हो गया तो सब इंडियन भाई साहब। जो इंडिया में रह रहा हो, जो यहाँ जिया हो, यहाँ मरा, उसे इंडियन बोलो। कल को तू यूएस की सिटीजनशिप जाके अगर लेने की, क्या मैं बोल रहा हूँ, तू ले भी नहीं पाया, रहने देना है, छोड़ो। पेंटियम प्रोसेसर, हाँ बेटा जी, हाँ तू अपना सिलेबस देख, सिलेबस है। अमन पॉल सर, आपकी बात बिल्कुल सही थी। कौन सी बात बेटा?
पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चलो, नो मोर मैसेज इन द चैट बॉक्स। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है, कोई चैट बॉक्स मैसेज नहीं करेगा। अमन पॉल बेटा फॉरेनर की स्पेलिंग लिखना सीख ले। चलो खैर, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर मैंने बोला चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आएगा। सीरियसली नहीं लेते तुम लोग यार। है उम्र क्या कम लगने लगी मेरी आजकल, तुम लोगों ने तो एकदम सीरियस लेना बंद कर दिया है। ठीक है, मैं तुम लोग को 19 ईयर्स बोलता था, तुम लोग मानते नहीं थे। खैर, द थिंग इज, फिर उन्होंने देखा कि सर इसका मतलब जो करंट है, करंट भी कुछ मैग्नेटिज्म जैसा फील दे रहा है। निडल को, मैग्नेट को कौन घुमा सकता है? दूसरी मैग्नेट। इसने बोला इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर, जैसे ही वायर में करंट सेट होता है सर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसीलिए ये क्या हो रही है, निडल हिल जाता है। ठीक है, मतलब मैग्नेट वगैरह कुछ क्रिएट हो रहा है। ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी, तो होना भी था। बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो ये पाया गया कि सर जब भी चार्ज मूविंग होगा, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है कि सर मूविंग चार्ज ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और एक्चुअली मूविंग चार्ज एक फील्ड क्रिएट कर रहे थे, और बाद में हमने देखा कि सर एक ये वैसा ही फील्ड क्रिएट कर रहे थे जैसा एक मैग्नेट करती है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट करती है, सेम तरीके से एक मूविंग चार्ज जो है वो जो फील्ड क्रिएट कर रहा था वो उसी तरीके से एक दूसरी मैग्नेट को इफेक्ट कर रहा था जैसे एक मैग्नेट करती है। और बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज हमने देख ली कि सर ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो एज इट इज एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। एंड तब हमने ये चीज दिमाग में बना ली अपने एग्जाम, आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल, ये चीज हमने डिसाइड कर ली कि यस सर अ मूविंग चार्ज कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। अब सीधी सी बात है सर, ये एक्शन टू द रिएक्शन चलता है। अब अगर एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेट को इफेक्ट कर सकता है तो एक मैग्नेट भी मूविंग चार्ज को इफेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स ही बात है ना। तो भाई साहब अब हम बात करने वाले हैं कि सर हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें अगर हम एक मूविंग चार्ज को एंटर कराएंगे तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे क्रिएट होगी, ये बातें हम बाद में करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे एक फील्ड है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एग्जैक्टली यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रख देते तो उस पर फोर्स लगता था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रख दोगे या एक मूविंग चार्ज रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आपने बोला कि सर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, बेसिकली हमारा पहला जो टॉपिक है इसका है वो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने बोला कि सर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड की हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी, ड्रॉ करके। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर आप बोलते हो कि सर एक क्यू चार्ज है, वो v वेलोसिटी से ऐसे एंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, आपने बोला कि सच दैट मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इज इट क्लियर? इफ अ q चार्ज will enter with velocity v in a magnetic field। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो फोर्स है, जो फोर्स है वो इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं, फोर्स दैट विल बी गिवन बाय q into v क्रॉस v। The force on magnetic force on a charged particle moving with velocity v in a magnetic field capital B will be given by q into v cross v, where v is the velocity and b is the magnetic field। ठीक है, बहुत सी बात है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू q into v d sin
यहाँ पे ध्यान रखना क्यू को आप बोलोगे थीटा क्या है सर, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड वी। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्यू विथ प्रॉपर साइन रखना है। और जा रही है। क्या हो गया, कौन जा रहा है, कौन जा रही है, तो गोविंद सही हो गई। ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, देखो बेसिकली मुझे क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। आप बोलोगे जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये एक फोर्स लग रहा होगा। अब उसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे क्यू नेगेटिव हो गया तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो वी क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसकी डायरेक्शन आपको बी क्रॉस बी से पता चलेगी, ठीक है। और बी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना हमने ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में ठीक रखा है वेक्टर्स में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने में तो प्लीज गो बैक, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना सीख जरूर ले, ठीक है। सर एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीन ब्लर आ रही है बहुत। बेटा कोई स्क्रीन ब्लर नहीं है, तेरी स्क्रीन नहीं ब्लर सर, है। क्लियर है सर। कौन बोला ब्लर है? गोविंद बोला। सर मुझे डाउट है सर। बोल। सर ऐसा होता क्यों है, चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिज्म मतलब प्रोड्यूस होता क्यों, मतलब चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगता है ये बता मेरे को। सर वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत दूर की बात आ गई। हमने सबसे पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ, तब तो हमने पोटेंशियल की बात भी नहीं की थी। हाँ सर वो याद आ गया, वो अपने आप में घूमते रहते हैं सर, वो कुछ फोर्स होती है सर, इंटर एटॉमिक बोलते हैं शायद उसको, अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं ना चार्ज। अगर तेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लग रहा है? क्यों मतलब सर, मतलब उसकी फील्ड के अंदर है ना। चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसलिए लग रहा है। ये तो होता है, नेचर है, नेचर ऐसा कर रहा है, नेचर ने इस तरीके की व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगना है। ऐसे ही आपने बोला नेचर ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगना ही, फील्ड होना ही होना है। अब कंडीशन बना मतलब रखी है सर कि पहले भी हो रहे थे, हमें पता नहीं था। बिल्कुल, मैंने तो बोला ही स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साथ चलते हैं, हाँ सर कभी भी याद है। अलग अलग नहीं हो सकते। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम बस पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। आप सोचो, आपको जो चार्ज रेस्ट पे दिख रहा हो, क्या जरूरी है वो चार्ज रेस्ट पे है? सोचो। सर दिख रहा हो मतलब वो दिखेगा थोड़े ना मैंने कहा ऊपर। आपको एक चार्ज रेस्ट पे दिख रहा है, क्या वो जरूरी है वो चार्ज रेस्ट पर है? हाँ सर मतलब दिख रहा है तो रेस्ट पर ही होगा सर। आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, हाँ दूसरे सर बंदे हम भी के चार्ज मूव की पे हो। स्पीड में मूव थोड़ी ना कर रहे होंगे लेकिन। मैंने कहा आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकता है, बट ऐसे ही कोई दूसरा बंदा हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में वो मूविंग हो सकता है। यस और नो? कैसे सर? रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ रिलेटिव सर वेलोसिटी। मैं कह रहा हूँ सर, हम लेकिन चार्ज की स्पीड से कभी मूव थोड़ी ना कर रहे होंगे जो हमें रिलेटिव लगेगा ऐसा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है तू एक कार में बैठा है, वहीं पे बगल में चार्ज रखा हुआ है, दोनों ही मूव कर रहे हो, तुम्हें तो रेस्ट पे रखेगा चार्ज। हाँ सर ठीक है सर, समझ बट गया। एक्चुअली तो चार्ज मूव कर रहा है ना, मूव कर और रहा है। चार्ज मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन आप तो बोलोगे नहीं करेगा, चार्ज तो रेस्ट पे रखा है मेरे बगल से, क्यों करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट? मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि चार्ज मूविंग है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और सर वो फील्ड दोनों को होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो वो क्रिएट करेगा, जो जिसको रेस्ट पे दिख रहा है और जिसको मोशन में दिख रहा है, दोनों मैंने क्या को। बोला, दोनों ही फील्ड क्रिएट होते हैं वो तो। आपके रिस्पेक्ट में देखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली दो अलग अलग फील्ड ही नहीं है, एक ही फील्ड है, ऐसा मान लो आप, तो एक ही फील्ड के दो कंपोनेंट है। कभी आपको आपके रिस्पेक्ट में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो।
दूसरा बंदा बोलेगा नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। तीसरा बोलेगा नहीं सर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन रिजल्ट तीनों के सेम आएंगे, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो वो तो 1 to 1 डिपेंड करता है, किसी को मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा, किसी को दोनों दिख रहा होगा। तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कन्वर्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप आंसर दोगे, आपके हिसाब से क्या होगा। सोचो ना, कार में आप बैठे हो, आप क्या बोलोगे, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बोलोगे। नहीं कर रहा है। बट बाहर जो बंदा खड़ा है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कर रहा है। कर रहा है ना। और सर इफेक्ट दोनों को करेगा क्योंकि वो एक ही कंपोनेंट है। तो आपको जो इफेक्ट फील होगा, आप बोलोगे ये सब केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। वो उसको जो इफेक्ट हो वो फील हो रहा है, बोलेगा सर वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट है, लेकिन इफेक्ट दोनों को सेम फील हो रहे होंगे। ठीक है, आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंपोनेंट बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होगा, उसके लिए हो सकता है कुछ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये दोनों एक ही चीज है, इंटर कन्वर्टिबल है। बस हम हमेशा नेट फोर्स निकालते हैं, लॉरेंस फोर्स इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है सर। बेटा गोविंद तेरे साइड में प्रॉब्लम है, सर मुझे नहीं हो रही वॉइस ब्रेक। क्यों दूसरों को परेशान कर रहा है। मैं एकदम सही बोलता हूँ, ना तुतलाता हूँ, ना हतलाता हूँ, ना मेरी वॉइस ब्रेक होती है। ठीक है, और अभी तो नेट भी नहीं ब्रेक हो रहा है। चल खैर, तो अपने फ्रंट कैमरा से सेट किया है क्या? किसने, मैंने। हाँ सर। क्यों, तेरे को क्या दिक्कत है। सर आपको सब कुछ दिखता है ना सर। तो मुझे दिखेगा नहीं क्या था मैं। बेटा तू अभी मेरे सेटअप की तो बात मत कर। ठीक है, मेरा सेटअप अभी इस तरीके का है, तू सोच भी नहीं सकता कि सर ने सेटअप क्या कर रखा है। ठीक है, मेरे कैमरा फ्रंट है बैक है, मेरे को दोनों दिखते हैं, क्योंकि कैमरे के जस्ट सामने एक बड़ा सा मिरर लगा रखा है। सर फिजिक्स इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। फिजिक्स वाला मास्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा। सर आपने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों एक साथ पाई जाती हैं, लेकिन एक मैग्नेट के पास तो ऑनली मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। क्या हो गया। आपने अभी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमेशा साथ साथ पाई जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन एक मैग्नेट के पास तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। ये कैसे बोल दिया कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये कैसे बोल दिया। सर मैग्नेट के पास तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वहां कहाँ से आ गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने बोला कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये तू कैसे बोल रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब मैग्नेट चार्ज पार्टिकल होती है जो हम लोग छूते हैं, पकड़ते हैं। ये भी किसने बोला कि केवल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। सर आप मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। अभी आप एक वायर के पास जाओ और मैग्नेट को लगा दो, वो वायर चिपक जाएगा। मैग्नेट जो करंट वायर होता है ना, यस सर। उससे जाके चिपक जाएगा वो। ट्राई मत लेना घर पे। सर आप म्यूट हो शायद। सर माइक ऑफ है आपका। अरे कहाँ ऑफ है यार, तुम लोग को सुनाई देता नहीं है यार, पता नहीं क्या करते रहते हो। है ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि ज्यादा पचड़े में मत पड़ो, आप तो अलग अलग पढ़ रहे हो, आप उसे अलग अलग रखो। राइट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके स्कोप से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस का रिलेशन है वो आपके स्कोप से ही बाहर है भाई साहब। मैं तो बस बता दे रहा हूँ, इतना बता दिया है कि सर ये दोनों हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। अभी तो तुम्हें 3 चैप्टर पढ़ने हैं इसके पूरे पूरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़नी है, नाम ही उसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंबाइन करके वेव चलेगी वो, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके स्कोप से बाहर है, आपके स्कोप में अलग अलग है, जहां तक वहां अलग अलग पढ़ लो, जहां पे कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो भी पढ़ लो। जितना डिटेल में घुसोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई छोड़ नहीं है। EM waves इज द न्यू फिजिक्स बेसिकली। तो भाई साहब बहुत डिटेल में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस आप तो अलग अलग पढ़ो और ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, साथ में करते हैं। और ये चीज दिमाग से निकाल दो कि एक मैग्नेट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सोचो ना, अगर वो मैग्नेट है और केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो रही होती तो एक चार्ज पार्टिकल से इफेक्ट क्यों हो रही है? सीधी सी बात है। अब वो चार्ज पार्टिकल से क्योंकि मैग्नेट को इफेक्ट हो रहा है तो हमने उसके फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। मैं तो कहता हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करता है जिससे मैग्नेट इफेक्ट हो रही थी, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब अगर चार्ज एक मैग्नेट को इफेक्ट कर रहा है तो मैग्नेट एक चार्ज को इफेक्ट करेगा, वाइस वर्सा चलेगा भाई साहब, एक्शन टू द रिएक्शन चलेगा, न्यूटन्स लॉ फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके घर में आपके एक फैमिली मेंबर से आप इफेक्टेड हो तो आपसे वो इफेक्टेड होगा। तो अगर एक मैग्नेट चार्ज से इफेक्टेड है तो चार्ज मैग्नेट से इफेक्टेड होगा, ठीक है। सर आपने न्यू फिजिक्स क्या बोली अभी? कुछ नहीं बोला यार, हमारे यहाँ मतलब की चीज पे ज्यादा फोकस क्या करना है। चलो, मैंने कहा सर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका। इसके लिए एक अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बना लेते हैं। डायरेक्शन के लिए देखो सर दो राइट हैंड थंब रूल भी तो, क्या हो गया? राइट हैंड थंब रूल जो 11th में पढ़ाया था। तो वो आता है ना तेरे को? यस आता है सर, कि नहीं आता है? यस सर। तुझे दोबारा नहीं पढ़ा रहा, वो तो तुम्हें आता ही है। मैंने कहा इस कोर्स के लिए मैं स्पेशली एक और रूल पढ़ा दे रहा हूँ। अगर तू A क्रॉस B से निकाल पा रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं जो नहीं निकाल पा रहा हूँ उनके लिए एक रूल और पढ़ा रहा हूँ जिसको हमने बोला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले बायां हाथ चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान रहा हूँ पास्ट में, ठीक है। बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। आप जरा देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग इसको जो भी बोलते हो इसको सेंट्रल। हाँ जी, मैंने कहा सर इन तीनों को जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने के बाद आप इस पे देखो कैसे लिख दो, तो एफ बी आई कॉमा क्यू ऐसे लिख लो, एफ बी आई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, and this I current is basically represented by the charge, moving charge is current। तो ये इस तरीके से हम स्ट्रेच कर लेते हैं। तो आप बोलोगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में और फोर्स, ये अपनी फिंगर्स को अगर हम रखेंगे तो आप बोलोगे क्या मिलेगा, ये फोर्स आपको बताएगा कि सर आप पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए इस तरीके से है, बी इज दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी बेसिकली ये वाला है, तो आप बोलोगे इधर रख लो या थोड़ा सा इस तरीके। एक्चुअली होता क्या है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, ये वाला और ये वाला। हमें वो वाला कंपोनेंट लेना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन में आपने ये फिंगर कर ली, तो फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी आ रही है, बाहर की तरफ। कैसी आ रही है? बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। Whenever I am saying this
फोर्स, आप बोलो फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। हमने Q को पॉजिटिव एज्यूम किया है, अगर यहाँ Q नेगेटिव हो गया तो फोर्स की डायरेक्शन को 180 से रिवर्स करना मत भूलना, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हिंट लिखे दे रहा हूं, ये FBI। फिर से देख लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री फिंगर्स FBI। अगर आप B की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आप बोलोगे ये वाली फिंगर वेलोसिटी वाली, जिस डायरेक्शन में Q की वेलोसिटी है, मतलब करंट की डायरेक्शन वही हो गई ना, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को किया तो आप बोलोगे फोर्स की डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द थंब। अब दिस इज गिवन फॉर द पॉजिटिव Q चार्ज, अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो तुरंत 180 से फोर्स की डायरेक्शन को घुमा देना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया FBI। अब देखो दिक्कत क्या होती है, ऑफेंड मत फील होना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत फील किया है। आधा एक घंटा अपना माथा खपाया है। एक बच्ची मेरे पास आई और वो बोलती सर आपने जो रूल बताया उसके हिसाब से डायरेक्शन कुछ और आ रही है और आंसर कुछ और दे रखा है। अच्छा ऐसा, तो उसने क्या किया कि सर मेरे सामने अपने हाथ से उसने लेफ्ट हैंड रूल से लगाया और उसने बोला कि सर देखो ये वाली डायरेक्शन आ रही है, तो सही कह रही थी। फिर मैंने अपने हाथ से ट्राई किया तो बेसिकली देखा यार नहीं, मेरे हिसाब से उसकी डायरेक्शन के अलग आ रही है। मैंने कहा यार मेरे हिसाब से तो ये आ रही है, जो कि करेक्ट आंसर है। उसने बोला नहीं सर देखो ना मैं तो सही चीज कर रही हूँ ना, दिक्कत क्या है यहाँ पे। जब उसने कई बार ऐसे किया मेरे सामने कि सर मैं रूल सही लगा रही हूँ, जब मुझे ऐसा दिखा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आई शुड नॉट बी फेसिंग दिस फिंगर। मैंने बोला एक सेकंड अपना हाथ दिखाओ। उसने बोला सर आई हैव स्ट्रेस्ड 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। You know what is the difference? The fingers should be like this, but the fingers were like this. They are still perpendicular, mutually perpendicular, but not the correct position. तो ध्यान रखें कभी गलती से अगर आप ये गलत, आप बोलो सर अब मैं कैसे बताऊं कि सर सही कौन सा था, तो मैंने कहा आप अपनी स्ट्रेच करके देखो। अगर आप बहुत कंफर्टेबली स्ट्रेच कर पा रहे हो, अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो देखोगे आप यहाँ पे एक स्ट्रेस फील करोगे। It's not easy to stretch like this. If you're feeling stress here, it means there is something wrong. So बहुत आराम से आप इनको परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर पाओगे, ये गलती मत कर देना, बहुत लोग कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है। आधा एक घंटा मेरा खपा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भुगतभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्शन निकालने का तरीका। आप बोलते हो कि सर अलग अलग एंगल पर अगर हमारे ये एंटर करेगा तो हम अलग अलग एंगल की बातें करेंगे, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थोड़े अलग अलग केसेस देखेंगे। सर जो आपने ये अभी बनाया था इसमें बाहर की तरफ थी फोर्स? हाँ बाहर की तरफ थी। ठीक है सर। चलो मैंने बोला कि सर हम पहला केस लेंगे जब V कैसा है, परपेंडिकुलर टू B है। पहला केस हम ले रहे हैं जब V और B परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने कहा सर देखो यार, आप बोलते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी ये है फील्ड की, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी डायरेक्शन ये है। क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ सर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे जब ये परपेंडिकुलर है, जैसे ही ये लाइन के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो B है। जैसे ही ये इधर की तरफ एंटर करेगा, जरा फोर्स की डायरेक्शन देखो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी यानी करंट इस डायरेक्शन में, तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा नीचे से एंटर कराते हैं, यहाँ से एंटर कराते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा, आप बोलोगे फोर्स कैसा लगने लगेगा? ऊपर की तरफ लगने लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। अब आप देखो वेलोसिटी ऐसे जा रही थी, करेक्ट, और आपने जैसे बोला वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है तो फोर्स ऊपर लगने लगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा घूमेगा। आप बोलोगे जैसे ही ये ऐसा घूमेगा, आप बोलोगे अब वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होगी? इधर की तरफ।
अभी भी देखो परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी, लेकिन अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ लगने लगी। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे कि सर ऐसे घुमाओगे तो ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करना लगेगा, कैसा पाथ ट्रेस करेगा? सर्कुलर समझ पाथ नहीं आया सर ट्रेस। यहाँ पे क्या हुआ। क्या नहीं समझ में आया वो बोल सर बाहर की तरफ क्या आ रही थी, हमारी फोर्स आ रही थी क्या? फोर्स निकाल के देखना किधर आ रही है। नहीं सर, ये जो आपने क्रॉस क्रॉस बनाए हैं बाहर की तरफ क्या आ रही है? ये क्रॉस का मतलब होता है इनवर्स, अभी तक तेरे को यही नहीं पता बाहर और अंदर। अच्छा सर, इनवर्ड्स क्या जा रही है सर, ये तो बता दो। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, पहली स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज को मूव कराया है, ये पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें मैंने एक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख दिया जो कि v वेलोसिटी से घूम रहा है। फोर्स की डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर आप बोलोगे फोर्स की डायरेक्शन फिर ऊपर की तरफ इस तरह की आएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ऐसे ही आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो सर पाथ ऑफ द वो पाथ कैसा होता है मोशन का, सर्कुलर पाथ होता है। तो ध्यान रखेंगे सर कि जब भी आपका वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आप बोलोगे फोर्स इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, और जो पाथ है वो कैसा रहेगा सर, सर्कुलर। यहाँ पर कोई दिक्कत? ऐसा नो? सर हाँ जी बेटा। सर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वेलोसिटी थी वो ये इलेक्ट्रिसिटी की वेलोसिटी नहीं, चार्ज की वेलोसिटी बेटा, चार्ज क्यू है, चार्ज। चार्ज की वेलोसिटी, क्यू की वेलोसिटी सर वो राइट की तरफ थी, ये हाँ। और सर फोर्स ऊपर की तरफ थी। फोर्स उसके ऊपर बाद की सर वो तरफ बदल आएगी, कैसे गई? तू खुद देखना अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, सर वो फिर वेलोसिटी बदली है, कैसे? वो क्या है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ घूमा कैसे सर? बेटा तेरे तू यहाँ पे खड़ा है, तेरे को अगर मैं फोर्स लगाऊं ऊपर की तरफ तो तू ऊपर की तरफ जाएगा कि सीधे चला जाएगा? अच्छा सर, फोर्स भी लगने की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं तो फोर्स नहीं, फोर्स लगेगा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्स तो लगा लो सर, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। ऐसी बातें कर रहा है यार, तेरे को हवा में छोड़ दूं ग्रेविटी फोर्स लगेगा, मैं सर यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं तो हवा में लटका रहूंगा, ऐसा होता है क्या तेरे साथ? नहीं सर, मास में फोर्स बहुत लग रहा है डिफरेंस तो है। वेलोसिटी चेंज होगी। फोर्स का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, एंड सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द सर वेलोसिटी। स्क्रीन नहीं आ रही। गोविंद बेटा आ रही है सबको आ सर रही है। स्क्रीन। किसी को स्क्रीन नहीं आ रही है गोविंद के अलावा? सर आ रही है। सर गोविंद, मतलब वो मेरे को लगातार तेरी आवाज समझ में है कि लिखने से नहीं हो जाएगा बेटा, तेरे एंड पे नेटवर्क इशू है, आप उसको क्रॉस चेक कर लो, रिकनेक्ट कर लो, तेरा पैक खत्म हो गया होगा। ठीक है बेटा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब नहीं आ रही होती तो मैं ही खुद रिकनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे मालूम है, मेरे को पता चल जाता है जब नहीं आ रही होती है, आप लोग के बोलने से पहले मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। वो नहीं चेक करेगा नेटवर्क इशू, वो बैठा रहेगा एकदम ऐसे धमक के फोन चिपका के एकदम, वो ये सोचता है कि बस सामने वाला सही कर दे उसको। अरे गोविंद क्या बोला था अमन, बोल। सर मतलब ये लगातार फोर्स लग रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की जब तक है वो घूमती रहेगी, फोर्स ऐसे गोल गोल, नहीं सॉरी, घूमते चार्ज रहेगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और उस पर बिल्कुल फोर्स घूमता रहेगा। लगेगी। सर अगर मतलब आप जो पे हम वेलोसिटी, डायरेक्शन निकालते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं ये एफबीआई और से? क्या, तो क्या है, एक बार तूने डायरेक्शन चेंज कर दी वेलोसिटी की तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? ठीक है सर, अब समझ गया। तो जहां जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन है वहां वहां पे फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। तो आप बोलोगे जैसे जैसे आप वेलोसिटी देखिए, फोर्स ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ घूम गया थोड़ा सा फोर्स की वजह से, आपने बोला अब वेलोसिटी ऐसी होगी तो फोर्स इधर की तरफ हो गया तो और घूम गया, फिर फोर्स इधर हो जाएगा और घूम गया। तो बेसिकली फोर्स इज ऑलवेज, भाई साहब सर्कुलर मोशन के थोड़े से कंसेप्ट पढ़ लो, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल केवल डायरेक्शन चेंज होती है। और ऐसे केसेस में हमेशा पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो अब आप ध्यान रख लो, वर्ड्स के फॉर्म में लिख लो, व्हेनेवर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है, तो पाथ ऑफ द चार्ज विल बी सर्कुलर। अब आप बोलोगे सर अगर सर्कुलर पाथ है तो रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो आप बोलोगे सर अगर सर्कुलर मोशन में जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? आप बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फोर्स दे रहा होगा। तो आप बोलोगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mv²/r, दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब सिंस v इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो आपको पता है सर फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज इक्वल टू vq dv sin 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है v और c, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू q dv। मैं कहीं रख दूं? तो आप बोलोगे सर जो रेडियस आया सर्कुलर पाथ का दैट कम्स एज mv/qvq। तो रेडियस ऑफ एक सर्कुलर पाथ विल कम एज m into v upon q into v। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यूज होगा, आपको याद रहना चाहिए आपके दिमाग में। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। तो तेरे को दिख गया? सर दिख गया। चलो बेटा तू रिकॉर्डिंग देख लिया अगर बाद में, ना तेरी जितने भी पोर्शन मिस होता है उसकी जाकर रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया अगर। चलो इज इट क्लियर? अपन ज्यादा नहीं बात करते हैं आज, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट पे जंप नहीं करते, आज के इतना ही काफी है। आपका टेस्ट भी आई गेस मंडे को, मंडे का टेस्ट का सिलेबस आपको सबको पता ही होना चाहिए, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। इसी का 1-2 क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ लो, वरना ऐसी बात है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर एफएम क्या है सर? मोशन मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है सर। चलिए और कोई डाउट? मेरे को लग रहा है अमन पॉल ने आज कसम खाई है आज से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। पिताजी का डंडा पड़ गया क्या आज? सेल्फ कुछ होता है सर, उसके आगे नहीं पता। चलो ठीक है, फिर आज के इतना काफी है, ठीक है सर ये ओनली तभी वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड, ये ओनली तभी वैलिड होगा जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। बिल्कुल सर सेल्फ एनलाइटमेंट याद आ गया। ठीक है, और कुछ? सर हाँ जी सर पोटेंशियोमीटर की वो क्या है प्रिंसिपल? जानते हैं पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है? नहीं सर वो मेरे को समझ ही नहीं आया। पहले उसको पढ़। व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस काम करता है वो, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वर्क सर ऑन द प्रिंसिपल वो ऑफ तो मीटर ब्रिज कर, ठीक है, सेम ही बेटा, दोनों का पोटेंशियल जीरो करना पड़ता है 2 पॉइंट के बीच में। आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियोमीटर जो वर्क्स है वो आपके सेम पोटेंशियल वाले कांसेप्ट पे बात करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही है। अब लिखते क्या है देख लेना, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ठीक है। करंट डजंट फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। अब एनसीईआरटी में उसको कैसे लिखते हैं वो आप जरूर देखें। बेसिकली नल पॉइंटेड ढूंढते हैं, नल पॉइंटर मतलब 2 सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढते हैं। जब 2 सेम पोटेंशियल के पॉइंट मिल जाते हैं तो उनसे जो कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। आई थिंक उसको व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेना क्या लिखते हैं, वैसे कांसेप्ट तो यही है। अब वो जैसे मीटर ब्रिज में हुआ था वैसी एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं, काम वही कर रहा है। मीटर ब्रिज में हालांकि 4 रेजिस्टेंस लगे हुए थे तो व्हीटस्टोन ब्रिज को डायरेक्टली बोल देते हैं। पोटेंशियोमीटर भी यही बोलते होंगे, अगर अलग बोल रहे हो तो यही होगा कि सिंपल सी बात, तो वो कांसेप्ट है कि सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।